हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने देखे थे कि एसएचएम डिफरेंट कंडीशंस में, फिजिकल कंडीशंस में कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर के अंदर ऑसिलेशन स्टडी किए। ठीक है, अब जो ऑसिलेशन है वो एक्चुअली में 3 टाइप के हो सकते हैं। वन इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, अदर इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एंड थर्ड इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट टाइप के ऑसिलेशंस हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइप है ऑसिलेशन का, दैट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो क्या है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अपने एक ये वर्ड यूज कर रहे हैं डैम्प। ठीक है, डैम्पिंग क्या होती है? डैम्पिंग का मतलब होता है लॉस होना। ठीक है, अब वो लॉस ऑसिलेशन किसका हो सकता है? एनर्जी का हो सकता है। ठीक है, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हम उस ऑसिलेशन को बोलते हैं जिसमें आपकी एनर्जी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ऑसिलेशन की, ठीक है, ये सब कैसी रहें? ये सब सेम रहें, कांस्टेंट रहें। मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी का लॉस नहीं हो, तो किसी भी टाइप की एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो उस ऑसिलेशन को अपन बोलेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब डैम्पिंग नहीं हुई, लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अब डैम्पिंग नहीं हुई, लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऑसिलेशन जैसा स्टार्टिंग में था ना, एंड तक वैसा ही रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई पेंडुलम है अपने पास। ठीक है, और ये पेंडुलम जो है उसको अपन यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ लाके अपन ने उसको छोड़ दिया डिस्प्लेस करके। तो डिस्प्लेस करके अपन ने उसको छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा और दोनों साइड ऑसिलेट ऐसे करता रहेगा। ठीक है, दोनों साइड ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। अब दोनों साइड अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो जब मैंने ऑसिलेशन स्टार्ट किया तब, और मैं फिर उसको टी टाइम के बाद देखूं तब, दोनों बार उसकी एनर्जी, उसका एम्पलीट्यूड मेरे को कैसा लगे? सेम लगे। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकली ऐसा करता हूँ, प्रैक्टिकली कोई पेंडुलम लेता हूँ और उस पेंडुलम को लेके ऐसे सस्पेंड कर देता हूँ, उसको डिस्प्लेस करके छोड़ता हूँ। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो हमेशा के लिए इनफाइनाइट टाइम तक इसी एम्पलीट्यूड से ऐसे ही मोशन करता रहे? ये एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन क्यों है? क्योंकि बहुत सारी रेजिस्टिव फोर्स इस नेचर के अंदर लगते हैं। अगर मैं कोई पेंडुलम को ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ भी दूंगा ना, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा और टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा और थोड़े टाइम के बाद वो पेंडुलम क्या करेगा? रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि डैम्पिंग तो होती है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की जो कंडीशन है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन ही मैंने इस चैप्टर के अंदर अब तक पढ़े हैं। अब तक जो भी मैंने इक्वेशन निकाली, जो भी मैंने फॉर्मूलाज निकाले, वो सारे किसके लिए निकाले? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, मतलब एक आइडियल कंडीशन के लिए निकाले हैं। ठीक है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का अपन इक्वेशन भी पढ़ लिया, विच इज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। वाई एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो जो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो अपन इक्वेशन पढ़ी, तो वो कैसे ऑसिलेशन थे? दोज वर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एक आइडियल कंडीशन है नेचर में, तो डैम्पिंग होगी ही होगी। ठीक है भाई, अपना जो सेकंड टाइप है विच इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में तो एक ही फोर्स लगता है। कौन सा लगता है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में ओनली सिंगल फोर्स लगता है, विच इज रीस्टोरिंग फोर्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स। ऐसा ही तो पढ़ा है ना अपन ने इस चैप्टर के अंदर। ऑसिलेशन होगा तो एक फोर्स लगेगा, विच इज F इक्वल टू माइनस के एक्स, विच इज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब डैम्पिंग हो गई, मतलब लॉस हो गया, मतलब एनर्जी या फिर एम्पलीट्यूड जो है ना वो क्या करते हैं? उनका लॉस होता है टाइम के साथ। मतलब वो क्या करते जाएंगे? रिड्यूस होते जाएंगे। अब रिड्यूस क्यों होंगे? देखो ऑसिलेशन हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स तो लगेगा ही, है ना? रीस्टोरिंग फोर्स तो लगेगा ही, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ इसमें रेजिस्टिव फोर्स भी लगते हैं।
ठीक है, मतलब एक तरीके से ये प्रैक्टिकल कंडीशन हो गई कि रिस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ क्या लग रहे हैं, रेजिस्टिव फोर्स लग रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक पेंडुलम है उसको सस्पेंड कर रहा हूँ, तो पेंडुलम को सस्पेंड करने पे क्या होगा कि भाई जहाँ उसका हुक है ऊपर है ना, जिसके साथ अपने उसको सस्पेंड किया है, वो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगाएगा। एयर है आसपास, एयर पार्टिकल्स हैं, वो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगाएंगे, तो वो सब क्या करेंगे, रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगे, सब मोशन को अपोज करेंगे। ठीक है, मोशन मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसी को तो अपोज करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो दो फोर्स यहाँ पे लगेंगे, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स, वो तो क्या होगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, के रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। रेजिस्टिव फोर्स दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, आर से डिनोट कर दूं द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी वेलोसिटी से अपना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिव फोर्सेस होंगे। ठीक है, सो एफ आर रेजिस्टिव फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस का बी एंड वी, वेयर बी इज रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दो फोर्स यहां पे लगेंगे, दैट मीन्स जो नेट फोर्स होगा ना डैम्प्ड ऑसिलेशन में, F दैट विल बी इक्वल टू F, ये F रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहा हूं मैं इसको, कैपिटल R से डिनोट कर देता हूं, रेजिस्टिव फोर्स को स्मॉल r से डिनोट कर देता हूं, F कैपिटल R प्लस F स्मॉल r। तो F विल बी व्हाट, माइनस का kx एंड माइनस का bv। ठीक है, अब उनको पता है F इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस का बी वी। तो अगर मैं इक्वेशन निकालूं डैम्प्ड ऑसिलेशन की, देखो क्या होगी, दैट इज एम ए, तो एम ए इज डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के एक्स माइनस का बी वी। सो दिस इज डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के अपॉन एम एक्स एंड माइनस का बी अपॉन एम ऑफ वी। सो दिस इज डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स एंड प्लस बी अपॉन एम ऑफ वी इक्वल टू 0। This is d2x upon dt square plus k upon m is omega square x plus 2 beta and v equal to 0. This equation is called the equation of undamped oscillations. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ओमेगा इक्वल टू क्या है, अंडर रूट के अपॉन एम, जानते हैं अपन एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, और 2 बीटा इज बी अपॉन एम। ठीक है, जहाँ पे बीटा है डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग हो रही है ना, तो डैम्पिंग के लिए डैम्पिंग कांस्टेंट है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन 2m। बीटा इज व्हाट, डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है भाई, अच्छा ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है ना, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इक्वेशन हो गई। अपन ने अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जब पढ़ा तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। उसका जो सॉल्यूशन था दैट वाज y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, फाई अगर इनिशियल फेज 0 है तो a साइन ओमेगा t हो जाएगी। ऐसे ही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, और इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज a इक्वल टू a नॉट ई पावर माइनस बीटा टी, जहाँ पे a है एम्पलीट्यूड किसी भी टाइम t पर, और a नॉट है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। भाई एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या होगा, रिड्यूस होगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई एनर्जी एम्पलीट्यूड का लॉस होगा टाइम के साथ, ये कैसे होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड का ग्राफ बना रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहा हूँ टाइम के साथ, तो जो अपना इनिशियल एम्पलीट्यूड है वो तो कैसा रहेगा, मैक्सिमम, और टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कैसा होता जाएगा, उसका रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, इस तरह, इस तरह, दिस इज व्हाट x, दिस इज t। ठीक है, तो अपना जो a नॉट है दैट इज द इनिशियल विच इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो कहाँ होगा, स्टार्टिंग में होगा बिल्कुल। और a क्या है, किसी भी टाइम t पर, ये t है अपना, किसी भी टाइम t पर अपन क्या निकाल सकते हैं,
एम्पलीट्यूड उसका फाइंड कर सकते हैं, और बीटा अपन जानते हैं क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है। ठीक है भाई, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो नेचर में जो अपन ऑसिलेशन देख रहे हैं वो कैसे ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। कोई पेंडुलम है अपना, उसको सस्पेंड करेंगे, थोड़े टाइम के बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते होते वो रुक जाएगा। कोई वुडन ब्लॉक भी है ना, कोई यूट्यूब के अंदर लिक्विड भी है, वो थोड़े टाइम तक ऑसिलेशन करेंगे अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, फिर एम्पलीट्यूड उनका रिड्यूस होता जाएगा, और एम्पलीट्यूड रिड्यूस होके साथ होते होते और फिर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो सारे ऑसिलेशन क्या हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, एक थर्ड टाइप के ऑसिलेशन और होते हैं विच आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन नाम से पता चल रहा है, मतलब अपन ऑसिलेशन करवा रहे हैं लेकिन फोर्स्ड करवा रहे हैं। मतलब नेचुरली तो उनको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट एक बार ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, डैम्पिंग होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन ऐसा कर दें कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको ऑसिलेशन बाहर से अपन प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो बाहर से प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा कि उसका जो एम्पलीट्यूड है या जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। मेंटेन रहेगी तो वो लॉन्ग टाइम तक ऑसिलेशन करता रहेगा। तो अपन ने उसको ऑसिलेशन करने के लिए बाहर से क्या किया, फोर्स किया। तो अपन ने बाहर से उसको ऑसिलेट करने के लिए फोर्स किया, तो उस ऑसिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, उस ऑसिलेशन को अपन बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब देखो फोर्स ऑसिलेशन में अपन क्या करते हैं कि भाई जैसे ऑसिलेशन अपने सिस्टम पे हो रहे हैं, कोई भी सिस्टम, फॉर एग्जांपल पेंडुलम है, वुडन ब्लॉक है, यूट्यूब है, उसके अंदर ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो उसी सेम वैसे ही फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेशन अपन उसको बाहर से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन का एक टाइप और हो सकता है, उसको एक एग्जांपल से अपन समझें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 पेंडुलम्स हैं, है ना, इसको अपन सस्पेंड कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल करके अपन देख सकते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 ऑसिलेशन, 4 पेंडुलम अपन ये ऐसे सस्पेंड कर दें। ठीक है, दिस इज पेंडुलम ए, पेंडुलम बी, पेंडुलम सी एंड पेंडुलम डी। अभी जो पेंडुलम ए है ना, इसको आप डिस्प्लेस करके ऑसिलेशन स्टार्ट करवाएं। ठीक है, ये अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, थोड़े टाइम के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो बी, सी और डी है ना, ये भी ऑसिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने इनसे तो ऑसिलेशन नहीं करवाया, ठीक है, आपने इनको तो डिस्प्लेस नहीं किया था, उसके बाद भी बी, सी और डी ने ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि उसके साइड में एक जो अपना पेंडुलम है वो ऑसिलेशन कर रहा है, तो ऑसिलेशन कर रहा है तो उसी की फ्रिक्वेंसी से ये सारे जो पेंडुलम है वो क्या कर स्टार्ट कर देंगे, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे अपन। मतलब क्या हो गया कि इसके जो ऑसिलेशन है ना, इसके जो ऑसिलेशन हैं वो कहाँ हो गए, वो ट्रांसफर हो गए सारे पेंडुलम्स के अंदर। तो ये क्या हो गया ऑसिलेशन, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसका इक्वेशन अपने सिलेबस में है नहीं। डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्वेश्चन भी है तो अपना डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का ही आएगा। ठीक है, सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है विच इज रेजोनेंस। क्या होता है देखो रेजोनेंस, देखो फोर्स ऑसिलेशन में अपन ने क्या देखा, फोर्स ऑसिलेशन के अंदर अपन ने देखा कि जब भी कोई अपना ऑब्जेक्ट है, कोई भी अपना सिस्टम है ना, तो अगर उसके आसपास ऑसिलेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब किसी भी सिस्टम को अपन बाहर से ऑसिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाहर से ऑसिलेशन प्रोवाइड जब अपन करते हैं किसी सिस्टम को, तो वो क्या करता है, अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से क्या करता है, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब क्या होगा कि बाहर से अपन उसको ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टाइप का ऑसिलेशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि बाहर जो एक्सटर्नल सोर्स है, एक तो एक्सटर्नल सोर्स उसको बाहर से क्या कर रहा है,
ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और एक अपना क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कर जाए, मैच कर जाए, ऑसिलेट करते करते दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो जो सिस्टम है ना उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और अपना जो ऑसिलेशन है ना वो मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। क्या कंडीशन है, फोर्स्ड ऑसिलेशन की कंडीशन मानो आप इसको, ठीक है। कोई अपना सिस्टम है, उसको एक्सटर्नल सोर्स से अपन क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा कि भाई आप कोई भी फ्रिक्वेंसी से देंगे तो सोर्स जो है, अपना जो सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशन उसके पास आ रहे हैं। ऐसे मान लो कि अर्थक्वेक आया हुआ है, ठीक है, तो अपन को पता है कॉस्मिक वेव जनरेट होती हैं अर्थ के अंदर, वो ट्रांसफर होती हैं। कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो सिस्टम हो गई, वो एक्सटर्नल सोर्स से क्या आई, ऑसिलेशन ट्रांसफर हो के आया, तो बिल्डिंग क्या करेगी, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो बाहर से किसी भी टाइप का ऑसिलेशन आएगा, सिस्टम उससे ऑसिलेट करेगा अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से। लेकिन अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी कैसी हो जाए, मैच कर जाए, मतलब दोनों का फेज सेम हो जाए, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे फिर वो इंक्रीज होता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड, मतलब एक तरीके से उसको उसी सेम फेज में एनर्जी मिल रही है, तो एक टाइम इंक्रीज होते होते जो अपना एम्पलीट्यूड है, एनर्जी वो क्या हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेशन करने लग जाएगा, ठीक है, वाइब्रेट करने लग जाएगा। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। अब रेजोनेंस क्या है, कई चीज़ों में तो डेंजरस भी है, ठीक है। मान लो वो अर्थक्वेक आ रहा है, कॉस्मिक वेव है आ रही है, उसको एब्जॉर्व करके अपनी बिल्डिंग क्या करे, ऑसिलेशन स्टार्ट कर दे। अब क्या होगा, अगर फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, रेजोनेंस की कंडीशन बन जाए, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा उस बिल्डिंग पे अर्थक्वेक का, है ना। कई बार क्या अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं नेचुरली भी, जैसे सोल्जर कभी जब मार्च पास्ट कर रहे होते हैं ना, सोल्जर्स निकलते हैं सुबह प्रैक्टिस के लिए, जब मार्च पास्ट करते हैं, तो मार्च पास्ट करते हुए जब वो किसी भी ब्रिज के ऊपर से निकलते हैं ना, वही अपन ने देखा है, जब वो मार्च पास्ट करते हैं तो उनके जो पैर है ना, उनमें सिंक्रोनाइजेशन होता है ना। जब वो फुट स्टेप अपने रखते हैं तो उनमें सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, एक साथ ही लेफ्ट पैर रखते हैं, एक साथ ही राइट पैर रखते हैं, ऐसा करते हैं वो। लेकिन जब वो किसी ब्रिज पर चलते हैं ना, तो ब्रिज पर चलते टाइम जो है ना, वो नॉर्मल चलने लग जाते हैं, मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं रखते। क्यों नहीं रखते फुट स्टेप्स में, क्योंकि अगर सिंक्रोनाइजेशन रखेंगे तो वो अपना पैर उठा के ऐसे ज़मीन पे रख रहे हैं, ठीक है, पैर उठा के ज़मीन पे रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उससे वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑसिलेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। एक तरीके से उनका पैर जब उन्होंने रखा तो उन्होंने फोर्स लगाया, ठीक है, तो वाइब्रेशन ट्रांसफर किया उस ब्रिज को, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि अगर सारे के सारे लोग एक साथ पैर उठा के एक साथ रखेंगे, तो सब लोग वाइब्रेशन या एनर्जी एक ही फेज में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा, ब्रिज वाइब्रेट करने लग जाएगा, और बार बार अगर सेम फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है ब्रिज की और मार्च पास्ट की, तो क्या होगा कि उसके ऑसिलेशंस इंक्रीज होते जाएंगे, एम्पलीट्यूड भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, है ना। और अगर मान लो वीक है ब्रिज तो डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी मैच ना करे, इसके लिए वो जब ब्रिज पे चलते हैं तो अपने जो फुट स्टेप्स हैं उनको कैसा कर लेते हैं, रैंडम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना रेजोनेंस का एग्जाम्पल्स है, ठीक है भाई। तो इसके साथ ये चैप्टर अपना यहाँ कंप्लीट हो गया। एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर को अपन कंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखो, अच्छा, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने हार्मोनिक फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है, और अपन ये बोल रहे थे कि भाई एसएचएम के लिए जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, हार्मोनिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इज अ हार्मोनिक फंक्शन। चेक करना है मुझे कि जो साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है।
ये मुझे चेक करना है, ठीक है। देखो तो मैंने देखा था हार्मोनिक फंक्शन साइन का फंक्शन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन क्या करता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अब देखो रिपीट करता है, बताया था मैंने, ठीक है। t टाइम पर, t प्लस टी टाइम पर, t प्लस 2t टाइम पर फंक्शन क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। ऐसा अपन ने डिस्कस किया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये फंक्शन अगर अपने को रिपीट कर रहा है ऐसे, तो फिर ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो कर रहा है क्या वो मुझे देखना है। तो देखो मुझे क्या दे रहा है कि भाई साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये मेरा फंक्शन है, y इक्वल टू लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा इसमें अगर मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2। अच्छा ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 है ना, 1 अपॉन अंडर रूट 2 को किसकी वैल्यू हो सकती है, साइन पाई बाई 4 की भी वैल्यू है, कॉस पाई बाई 4 की भी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 एंड साइन ओमेगा टी 1 बाई रूट 2 साइन पाई बाई 4 की भी वैल्यू है, और इधर क्या हो जाएगा ये कॉस ओमेगा टी। अच्छा मैंने इसको कॉस पाई बाई 4 ही क्यों लिखा, इसको साइन पाई बाई 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरा साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन बनता है, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बना सकता हूँ मैं, विच इज साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है मैंने। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मेरा फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। सो y इक्वल टू क्या हो गया, ये अंडर रूट 2 एंड साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, ये पाई बाई 4, ठीक है, हो गया। अब ये जो फंक्शन मेरे पास है ये क्या रिपीट करेगा एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद या नहीं करेगा, वो मेरे को देखना है। तो देखो फिक्स टाइम, ये तो वैल्यू हो गई, ठीक है। फिक्स टाइम पीरियड टी के बाद रिपीट करना चाहिए, मतलब 2 पाई एंगल के बाद अपने को रिपीट करना चाहिए, ठीक है। 2 पाई कंप्लीट सर्कल के बाद अपने को रिपीट करना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड करूँ, y इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस 2 पाई। तो y इक्वल टू क्या हो गया, देखो अंडर रूट 2 साइन ओमेगा, अगर इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा पाई बाई 4, और 2 पाई अपन ओमेगा क्या होता है भाई, कैपिटल T टाइम पीरियड। दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 साइन ओमेगा t प्लस कैपिटल T, और प्लस क्या हो जाएगा ये पाई बाई 4। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन अपने को रिपीट करेगा कितने टाइम के बाद, कैपिटल T टाइम के बाद, टाइम पीरियड के बाद। तो कैसा फंक्शन हो गया, ये हार्मोनिक फंक्शन हो गया, ठीक है। आगे ना बात समझ में, वैसे पता तो अपन को यही चल जाएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ऐसा चल जैसा इक्वेशन आ रहा है तो हार्मोनिक फंक्शन ही होगा, ठीक है भाई। एक और देखो ऐसा ही क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट x इक्वल टू 6 कॉस ओमेगा टी प्लस 8 साइन ओमेगा टी इज हार्मोनिक फंक्शन। देखो
मेरे को ये प्रूव करना है x इक्वल टू 6 cos ओमेगा टी और 8 sin ओमेगा टी। ये क्या है? एक हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। तो हार्मोनिक फंक्शन है तो वही साइन a sin ओमेगा टी प्लस फाई की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस के साथ मेरे को क्या चाहिए? साइन a प्लस बी का अगर फॉर्मूला बनाना है तो कॉस के साथ साइन और साइन के साथ क्या चाहिए? कॉस, ठीक है। और एक एम्पलीट्यूड चाहिए मेरे को। तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि भाई एम्पलीट्यूड तो a है, तो a sin ओमेगा टी, ठीक है, a sin ओमेगा टी प्लस फाई, तो a sin फाई इक्वल टू तो 6 है, और a cos फाई में लेट कर लूँ किसको? 8 को, ठीक है। अगर मैं ऐसा लेट कर लेता हूँ तो क्या होगा? जो x है ना वो क्या बन जाएगा? देखो 6 इज a sin फाई cos ओमेगा टी प्लस 8 इज a cos फाई एंड sin ओमेगा टी। बना क्या फॉर्मूला? x इक्वल टू a तो कॉमन आ गया, साइन a cos b प्लस cos a sin b, किसका फॉर्मूला है? साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, तो दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूँ क्या मैं? इस हार्मोनिक फंक्शन का एम्पलीट्यूड a क्या होगा? यहाँ से निकाल सकता हूँ, स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, ठीक है। तो ये 1 a2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 प्लस 64। तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव तो 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर इज 100, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। मतलब ये जो भी हार्मोनिक फंक्शन होगा इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। फाई अपना इनिशियल फेज होता है, तो फाई भी निकाल सकता हूँ ना, यहाँ से डिवाइड कर दूंगा साइन फाई अपॉन कॉस फाई, 10 फाई हो जाएगा, ठीक है। तो अपना इनिशियल फेज भी यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हार्मोनिक फंक्शन को डिनोट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? 10 है, ठीक है भाई। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द हार्मोनिक फंक्शन। तो इसके साथ अपन ये जो चैप्टर है ऑसिलेशन इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन वेव्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।